ऑलराइट, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल मिडिल मैन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मान लीजिए कि ये प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, समथिंग है, रिएक्शन है, तो यहाँ पे बीच में क्या करता है? ये बूस्टअप करता है। ये क्या है? एंजाइम है। ठीक है, क्या करेगा? रिएक्शन। तो मिडिल मैन यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये मिडिल साइड है एम, और इसीलिए मिडिल मैन कहलाएगा। ठीक है, ये हम अपने तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन कहीं दिया नहीं होगा, बट आप लोगों को ऐसे ही समझ में आएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, जो स्टडी, अगर मान लीजिए स्टडी ऑफ एंजाइम, उसको क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एंजाइम। ये सब बेसिक चीजें हैं। स्टडी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, यस प्लीज, कुछ जानता है तो चैट बॉक्स में डालें, मुझे नहीं पता, हम भूल गए, बाप रे। बताओ तो चैट बॉक्स में क्या होता है स्टडी ऑफ एंजाइम्स? हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। स्टडी ऑफ एंजाइम्स। कहीं कोई आंसर नहीं आ रहा है। लेट मी गिव द आंसर, एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी, ठीक है। एंजाइमोलॉजी क्या कहलाता है? एंजाइमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, या वैष्णवी ने आंसर दिया, वेरी गुड वैष्णवी। एंजाइमोलॉजी, एंजाइम यहाँ पे आया, और लॉजी यानी टू स्टडी। ठीक है, और एंजाइम के बारे में पढ़ना, एंजाइमोलॉजी, राइट। ओके, तो इसके कॉम्पोजिशन, इसका पूरा प्रॉपर्टी, इस सब पढ़ने, यस निधि कुमारी ने भी आंसर दिया है, सही आंसर है। ठीक है, कॉम्पोजिशन और इसके फंक्शंस को पढ़ने को क्या कहते हैं? एंजाइमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइमोलॉजी, राइट। ओके, सही है, एंजाइमोलॉजी कहते हैं। क्लियर नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यहाँ पे कि हमारे ये जो टर्म्स हैं एंजाइम, ये किसने दिया? अच्छे नहीं लग रहे, लेट मी ऑफ माय वीडियो। ठीक है, एंजाइम का जो टर्म दिया है वो किसने दिया? तो विली कुहने, विली कुहने ने दिया है 1878 में। कब, कैसे? तो ये फर्मेंटेशन की स्टडी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन प्रोसेस आप लोगों को सबको पता है, फर्मेंटेशन। और उस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, ठीक है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान, एक सेकेंड, ओके। सो फर्मेंटेशन का जो स्टडी कर रहे थे हमारे विली कुह ने, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? जो ईस्ट का फर्मेंटेशन तो आप लोगों को पता ही होता है, ईस्ट से होता है, ईस्ट का फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट कहलाता है। इसके स्टडी करते वक्त इन्होंने एंजाइम का जो है ये ख्याल उनके मन में आया, यानी एंजाइम का डिस्कवरी कर दिया, टर्म मतलब बता दिया कि ये एंजाइम इसको कहेंगे। ठीक है, ओके। सो एडवर्ड बचनर, ठीक है, एडवर्ड बचनर एक साइंटिस्ट है। एडवर्ड, हम ऐसे ही नाम लेते हैं भाई, आप लोग इसको बकनर कहिए, एडवर्ड बकनर ऐसे प्रोनाउंस करिए, आई डोंट केयर, बट स्पेलिंग है बचनर, हम बचनर ही कहेंगे। ठीक है, 1897 में, 1897, ये कौन है? एक एक केमिस्ट है। ठीक है, कौन है? एक केमिस्ट है, कहाँ के? जर्मनी के। सो इसलिए हम इनको लिखेंगे कि जर्मन केमिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कुछ है, तो ये टर्म है। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो ये जाइमेस का टर्म है। जाइमेस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत बार पूछा गया है। क्या है जाइमेस? लेट मी टेल यू दैट। ठीक है, ईस्ट सेल से, ठीक है, कहां से? ईस्ट सेल से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया। ठीक है, ईस्ट सेल से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया। इसके पास ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि शुगर को इजीली फर्मेंट कर देगा। क्या कर देगा? शुगर को इजीली फर्मेंट कर देगा। जल्दी फर्मेंटेशन करने के लिए ये यूज किया जाता है।
ठीक है, यानी यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रूव किया कि जो जाइमेस है, जो कि ईस्ट सेल से एक्सट्रैक्ट किया गया था। कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया था? ईस्ट सेल से। ठीक है, ये क्या है जाइमेस? ये एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। यानी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एंजाइम वो जाइमेस हो सकता है, मे बी। एक क्वेश्चन आता है जाइमेस के नाम से कि क्या ये फर्स्ट एंजाइम है टू बी एक्सट्रैक्टेड, और वो एक्सट्रैक्ट कहां से किया गया? ईस्ट से किया गया। ठीक है, इसको क्या करिए आप लोग, इसको इंपॉर्टेंट के तौर पे मार्क करके रख लीजिए, और गारंटी दे रहे हैं आपके अवंती के मॉड्यूल में ये 100% मिल सकता है, शायद, आई मीन 100% मिल सकता है, क्योंकि हमने ना देखा, अगर नहीं बदला हो, सेम मॉड्यूल हो तो। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर के मॉड्यूल में ये अवेलेबल था, और आपके टेस्ट में भी आता है, और ये आपको एलएन के मॉड्यूल में और कई सारे अदर टेस्ट सीरीज में भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एडवर्ड बचनर ने ये बताया कि हमारा जो जाइमेस है ये एंजाइम है, और ये ईस्ट से आइसोलेट किया गया था। क्या किया गया था? ईस्ट से। और ये एंजाइम के पास वो कैपेसिटी है कि ये शुगर को इजीली फर्मेंट करवा देगा। यानी जब शुगर का फर्मेंटेशन होता है, शुगर का फर्मेंटेशन होता है, तो शुगर के फर्मेंटेशन में, इस प्रोसेस को इंक्रीज करने में और बहुत अच्छे से शुगर को फर्मेंट करने में, या हम कह सकते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, ठीक है, ये भी यहाँ पे कहा जा सकता है, फर्मेंटेशन में जाइमेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एक बताया किसने? एडवर्ड बचनर, जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे 1897 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ओके। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जो हम बता रहे हैं ना, सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब चीजें। हर पॉइंट आपके मार्क्स देकर जाएंगे, हर पॉइंट आपको क्वेश्चन बनाकर जाएंगे आप। ठीक है, तो इसीलिए पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान से सुनते जाइए। ये एक पॉइंट हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। यानी कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं? बिहेव लाइक एंजाइम्स, दे बिहेव लाइक एंजाइम्स। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं आरएनएस। क्या कहते हैं? आरएनएस कहते हैं, या फिर इसको हम आरएनए, आरएनए एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, आरएनए एंजाइम्स, ये कॉमनली, ये जनरली ये कहा गया है। ठीक है, लेकिन जब आपके क्वेश्चन में आएगा, तो न्यूक्लिक एसिड जो एंजाइम लाइक बिहेव करे, उसको हम कहते हैं राइबोजाइम। क्या कहते हैं? राइबोजाइम। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको मार्क कर लीजिए, और इंपॉर्टेंट लिख के मार्क करिए यहाँ पे इस तरह से। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइबोजाइम। आई बात समझ में? यानी न्यूक्लिक एसिड जैसे हमारे आरएनए है, ठीक है, आरएनए, ये क्या करेगा? एंजाइम के जैसा काम करने लगेगा। ठीक है, एंजाइम की तरह काम करने लगेगा। अब ये न्यूक्लिक एसिड जो एंजाइम की तरह काम कर रहा है, ये साधारण न्यूक्लिक एसिड नहीं है, इसको हम राइबोजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? राइबोजाइम। उसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आरएनए या आरएनए एंजाइम यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये हम स्पेसिफिकली आरएनए नहीं कह रहे, ठीक है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर हम आरएनए लिखते हैं तो शायद आप लोगों के दिमाग में कुछ गलत थॉट आने लगे उल्टा सीधा, वो गलत गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो हम यहाँ पे सिंपली कह देते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो एंजाइम की तरह बिहेव करने लगे, वो क्या कहलाएगा? राइबोजाइम कहलाएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे आरएनएस या फिर आरएनए एंजाइम्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद आर्बर, ठीक है, एक एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, इसके बारे में आगे आप लोग 12th में पढ़िएगा।
बट ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। ये क्या है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये करता क्या है? तो ये, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, क्यों मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं? तो मान लीजिए कि हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है और ये दूसरा हमारा डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है, ये क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड। इस डीएनए स्ट्रैंड में क्या करेगा, तो या यहां से कट कर देगा, कट करके फ्रैगमेंट को सेपरेट कर देगा। क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, अलग अलग छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो तोड़ने का काम है, बीच से जो एक डीएनए को तोड़ दिया है, यानी काट दिया है, हम कह सकते हैं काट दिया है। देखिए, अगर लंबा सा कोई कोई धागा है, ये मान लीजिए लंबा सा धागा है, ठीक है, मान लीजिए डीएनए है। अब इस डीएनए को क्या करेंगे हम, इस धागे को कैंची से हमें इस तरह से काट देंगे, तो क्या मिलेगा, बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, मिलेंगे फ्रैगमेंट्स, बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स। तो ये क्या है, ये सीजर है, हमने डीएनए को काटा, राइट। और इसी वजह से ये एंजाइम को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलो, तो ये छोटा सा ब्रीफ था, हमने बताया इस एंजाइम के बारे में। सर जी बोलिए। सर रेस्ट्रिक्शन के बाद क्या लिखे हैं? एंडो न्यूक्लियस। अच्छा, स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है, ENDO, एंडो न्यूक्लियस। ओके सर। ठीक है, एंडो न्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ पे CL जैसा दिख रहा है, ये D हाँ है, सर। सॉरी। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। अब अगर बात करें तो ये एंजाइम के बारे में डिटेल में आप लोग पढ़िएगा, आगे लास्ट में हम इसके क्लास बता देंगे किस ग्रुप में आता है ये, ठीक है, किस ग्रुप में आता है। बट ठीक है, ये पॉइंट हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो सुन लीजिए पहले ये बात, हम रिपीट मतलब ये कौन से ग्रुप में आता है इसके बारे में हम डिस्कस कर देंगे। बट इसके बारे में डिटेल में अगर अंडरस्टैंड करना है तो 12th स्टैंडर्ड का बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़ना होगा। तो 12th में जाइएगा, बायोटेक्नोलॉजी पढ़िएगा, वहां पे अंडरस्टैंड कर जाइएगा। यहाँ पे क्योंकि एंजाइम है, हम इसके बारे में थोड़ा बता दिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम समझाने वाले हैं। तो क्योंकि वो तब उसके पॉइंट, उस पॉइंट पे जाए उससे पहले एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। ठीक है, ओके। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये एक ऐसा एंजाइम है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, यानी कैंची। मॉलिक्यूलर इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके कट करता है, यानी ये क्या करेगा, ये डीएनए को छोटे छोटे लंबा सा लार्ज डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा। और इसी एक प्रॉपर्टी के वजह से इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। आई बात समझ में? मॉलिक्यूलर सीजर कहेंगे। अब देखो, लंबा डीएनए हमारे पास है, तो वो सारे लंबा डीएनए काम नहीं करेगा, है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, क्योंकि जैसे मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी है, हम क्या कर रहे हैं, इतना लंबा डीएनए है, इतने लंबे डीएनए को हमें इतनी जरूरत ही नहीं है। यस, इसका फंक्शन सिर्फ कट करना होता है, सिंपल, बहुत काम, सिंपल काम है इसका, कट करना होता है। ठीक है, यानी देखिए क्या, हमारे पास इतने लंबे डीएनए हैं, इसमें 30,000 जीन्स हैं। ठीक है, 30,000 जीन्स में हमें सारे जीन्स की जरूरत नहीं है। तो हमें किस चीज की जरूरत है, मान लीजिए कि मुझे, मेरा नाक जो है लंबा है, हम चाहते हैं कि अपने बच्चे के जो नाक है, ऐसा तो हो पॉसिबल नहीं है, बट हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का नाक जो है वो लंबा ना हो, मोटा हो। हम क्या करेंगे, उस नाक वाले जीन को हम कट करके निकाल देंगे। खैर छोड़िए, मान लीजिए एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि एक इंसुलिन है, एक पर्सन है, जिनमें बहुत इजी एग्जांपल है, इसीलिए हम हर क्लास में ये एग्जांपल देते हैं। न्यूक्लियस को नहीं कट करता है, डीएनए को कट करता है, डीएनए के फ्रैगमेंट करता है। लंबा डीएनए है, इस डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, डीएनए को कट करेगा, नॉट योर न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल को कट करता है। ठीक है,
एनीवेज इसके बारे में और डिटेल में अभी प्लीज ज्यादा चर्चा नहीं करना है, ठीक है। जो पॉइंट है, फैक्ट है, बस बता के हम निकलते हैं, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में 12th में पढ़िएगा ही, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ऑल राइट। अब बात ऐसा है कि पर्सन ए है, ये बहुत इजी एग्जांपल है। पर्सन ए है, पर्सन बी है। पर्सन ए में इंसुलिन की कमी है, पर्सन बी जो है वो हेल्दी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा कोई नॉर्मल जीन होगा, ठीक है, जिससे इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है। हम उस जीन को मुझे बाहर निकालना है, लेकिन इसका डीएनए तो बहुत लंबा है। इतना लंबा डीएनए है कि सन से, ठीक है, सन से अगर हम धरती पर आए, ठीक है, तो 600 बार आ जा सकते हैं। इतना लंबा डीएनए है। अब इस लंबे डीएनए में हम कौन इस डीएनए को, इस जीन को कैसे हम ढूंढेंगे? 30,000 हमारे पास जीन्स हैं। इस जीन में हम इस जीन को, इंसुलिन वाले जीन को हम ढूंढना है हमें, ठीक है। और सिर्फ उतना ही हमें चाहिए, उतना ही हमें चाहिए, बाकी चीजों से मतलब नहीं। हम क्या करेंगे, इसको कट करके अलग निकालेंगे। तो इसको जब अलग कट करके निकालना है तो किस एंजाइम का, किस सीजर का इस्तेमाल करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आई बात समझ में? हम उसको निकाल के हम क्या करेंगे, इस पर्सन के अंदर डालने की कोशिश करेंगे ना। पर्सन के अंदर नहीं डालेंगे, बट एनीवेज इंसुलिन का प्रोडक्शन करेंगे और इसके अंदर इंसुलिन का इंजेक्शन दे देंगे, ठीक है। तो नॉर्मल हो जाएगा। आई बात समझ में? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का लिटिल बेसिक फंक्शन, ये सब डिटेल नहीं है, बट फिर भी आप लोग समझ गए होंगे अभी तक। अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। नॉर्थरॉप एंड कुनिट्स, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्रिपेयर किया, ठीक है, क्रिस्टल्स ऑफ, एंजाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन से एंजाइम? नॉट रिस्ट्रिक्शन, बट दिस इज राइट, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। पता है ना ये क्या होता है? ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, है ना। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो हमारे इंटेस्टाइन्स और स्टमक में होते हैं, है ना, प्रोड्यूस होते हैं। कुछ पैंक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं, कुछ हमारे फंडस रीजन ऑफ स्टमक प्रोड्यूस करते हैं। एनीवेज, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आर्बर एंड नाथन्स, नाथन्स, ये दोनों को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। क्यों भाई, बिना मतलब का इनको क्यों नोबेल प्राइज मिल गया? मिला भाई, 1978 में मिला इनको। बहुत खुश हुए उस वक्त, ठीक है। इनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा नॉर्मल बात है, किसको नोबेल प्राइज मिलेगा कुछ नहीं होगा। ओके, क्यों क्यों मिला था? तो इन्होंने ही ये डिस्कवर किया था, ठीक है, डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, इस एंजाइम को हम करीब माइक्रो सीजर कहते हैं, माइक्रो सीजर भी कहते हैं, लेकिन मॉलिकुलर सीजर को ही हम माइक्रो सीजर कहते हैं, ठीक है। मॉलिकुलर सीजर, माइक्रो सीजर दोनों एक ही बात है। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिए इसको, ठीक है, मार्क करिए, इंपॉर्टेंट, बार बार कहना नहीं पड़ना चाहिए, इसको इस तरह से नोट करिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री था, ठीक है, राइट। चलो आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम क्रिस्टल, एंजाइम क्रिस्टल इन द सेंस हम क्या कह सकते हैं, इसको देखिए क्या है, एक सेकेंड।
ओके। हाँ, तो हमारे पास कितने टाइप्स हैं? एक दो तीन टाइप के, हम यहाँ पे तीन टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन पे आगे बढ़ जाएंगे। 6 क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर और फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, मैकेनिज्म्स पे। एनीवेज, हम उस लेवल पे जाएंगे ना, जैसे मान लीजिए आपके नीट लेवल पे जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, राइट, और लेकिन अच्छे से आपको एम्स कॉर्नर पे एम्स वगैरह देखेंगे तो टाइम लगेगा, दैट विल परफेक्ट। 2 क्लास और है ना, और हो जाएगा खत्म। एनीवेज, चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्रिस्टल, क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टल एंजाइम्स, ना एंजाइम क्रिस्टल्स हमने कहा। देखिए, क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो एंजाइम का एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया हमने, उसको क्रिस्टलाइज्ड किया क्रिस्टलाइज फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल एंजाइम। इससे बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको क्रिस्टलाइज किया जाता है, मीन क्रिस्टल एंजाइम कहलाता है वो, ठीक है। जैसे उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, पढ़ने के लिए अच्छे से उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। उसका असली कैरेक्टर्स पढ़ने के लिए हमें एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया जाता है, तो क्रिस्टलाइजेशन उसी को कहते हैं, नॉर्मल क्रिस्टलाइजेशन जो आप लोग जानते हैं, पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, और आगे केमिस्ट्री में भी इसके बारे में चर्चा किया जाएगा, और डिटेल में मॉलिक्यूलर लेवल पे जाइएगा तो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट इज। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टू अंडरस्टैंड कि कितने टाइप होते हैं। बेसिकली तो हम तो जानते हैं कि एंजाइम जो होते हैं उनके क्लासेस आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, बट यहाँ पे टाइप्स के बारे में बात कर रहा है, प्लीज कंफ्यूज मत करिएगा टाइप्स और क्लास में, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, इसमें और क्लासेस में प्लीज कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो कि हम क्लास के बारे में बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी ने माइक को अनम्यूट कर दिया है, प्लीज माइक को म्यूट करके ही रखिएगा सभी लोग, ठीक है। ओके, तो दो तरह के बेसिकली एंजाइम्स होते हैं, दो तरह के, हम तो बता रहे हैं दो तरह के। पहला सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल एंजाइम पहला होता है, दूसरा क्या होता है? कॉन्जुगेटेड। हमने पढ़ा था ना ऑलरेडी, प्रोटीन के 3 होते हैं, सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड, ठीक है। उसी तरह से हमारे एंजाइम के भी होते हैं। एंजाइम के क्या होते हैं? सिंपल होते हैं और यहाँ पे कॉन्जुगेटेड होते हैं, ठीक है। स्पेलिंग समझ में ना आए तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है। टाइप करने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। हैंड राइटिंग अगर अंडरस्टैंड नहीं आ रहा हो तो, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से कि अंडरस्टैंड हो, बट फिर भी ओके। सो सिंपल एंजाइम एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अगर हम बात करें सिंपल एंजाइम का, तो ये सिंपल एंजाइम यानी इसमें कोई एडिशनल पार्ट नहीं, प्योर फॉर्म ऑफ एंजाइम है, ठीक है। क्या है? प्योर एंजाइम। जैसे नहीं आता प्योर, इसमें एंजाइम में भी आपको राइबोजाइम आ गया, ठीक है, तो ये प्योर नहीं कहलाएगा, है ना। लेकिन ये प्योर एंजाइम, जैसे इसका एग्जांपल देके प्योर एंजाइम का, तो यूरिएस, जितने भी एंजाइम है, नॉर्मली बहुत सारे एंजाइम आएंगे प्योर में, कुछ एंजाइम हम यहाँ पे लिख देते हैं, अमाइलेस, ठीक है, प्रोटीएस, ये सब। और आपको पता है ना कि एंजाइम जो होते हैं, ये सब कोर्स ऑफ कोर्स। अच्छा, स्क्रीन में वर्ड्स डबल शो कर रहा है, आई डोंट नो, एक बार हम भी चेक कर लेते कैसा शो कर रहा है भाई। मेरा तो यहाँ पे क्लियर है, ठीक है, सही बात आ रही है, हाँ, ठीक है। अमाइलेस, प्रोटीएस, तो ये कुछ एंजाइम है, बहुत सारे और भी एंजाइम है, लाइपेस लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे एंजाइम है, राइट। तो वो सिंपल एंजाइम में आएगा। कॉन्जुगेटेड एंजाइम की अगर बात करें, ठीक है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम, दूसरा हमारा जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, इसकी बात करें तो ये किसको कहते हैं? कॉन्जुगेटेड एंजाइम, ठीक है। एक, क्योंकि एंजाइम जितने भी हैं वो प्रोटीन से बने हैं, यानी एक प्रोटीन का पार्ट होना चाहिए इसमें, ठीक है। प्रोटीन होगा तो प्योर कहलाएगा, इसके साथ साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होना चाहिए। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉन्जुगेटेड एंजाइम, ठीक है। जैसे राइबोजाइम हो गया, है ना, जैसे राइबोजाइम हो गया।
अब इसमें जो प्रोटीन पार्ट है वो तो प्योर एंजाइम है, ठीक है। अब इस प्रोटीन पार्ट को हम कहेंगे अपो एंजाइम, ठीक है। ये जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम में, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल एंजाइम है, प्योर एंजाइम है, उसको हम एंजाइम कहते हैं, अलग बात है, ठीक है, अलग बात है। बट अगर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इसी में आएगा, सिंपल में आएगा, ठीक है, ट्रिप्सिन सिंपल में आएगा, राइट। तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब इसी में आएंगे, ठीक है। चलो, तो अगर नॉर्मल सिंपल एंजाइम है, हमने उसको एंजाइम कहा, सिंपल एंजाइम कहा, दैट्स ऑल। बट अगर वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है तो उसमें जो प्रोटीन पार्ट है ये भी पूरा प्रोटीन ही है, ठीक है। लेकिन अगर बात आएगी कॉन्जुगेटेड एंजाइम का, तो अगर प्रोटीन होगा तो इस प्रोटीन में, ठीक है, हाँ हाँ, हम लोग लिख सकते हैं बिल्कुल। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि पूरा डाइजेस्टिव एंजाइम आएगा, नहीं, हम उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको हम डिवाइड करते हैं, ना कि डाइजेस्टिव एंजाइम है तो ये है वैसा नहीं है। उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसमें उसमें कोई और दूसरा कोई चीज अटैच है कि नहीं है, नहीं है, प्योर है, यानी प्योर प्रोटीन है, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्योर एंजाइम आएगा। और अगर वो प्योर प्रोटीन नहीं है, उसमें कोई मिक्सचर है, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो वो कॉन्जुगेटेड में आएगा। और जितने भी प्योर प्रोटीनेशियस एंजाइम्स होते हैं वो सारे सिंपल में आएंगे, बस इतना समझना है। अब ये अब देखते रहिए किसमें क्या आ रहा है। अब ये कहना कि डाइजेस्टिव एंजाइम में सभी आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर हम ग्रुप में उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम उसको डिवाइड करते हैं, राइट। चलो, तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन पार्ट। अब इस कॉन्जुगेटेड में जो प्रोटीन पार्ट है उसको हम अलग नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं अपो एंजाइम, ठीक है। और ये ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर, ठीक है। अब ये जो हमारा अपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, इन दोनों को मिलाकर हम इसको होलो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, होलो एंजाइम, ठीक है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम जस्ट ग्रुप है, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों यानी अपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर यानी प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन आ जाता है, तो उस तरह के एंजाइम को हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहेंगे। बट स्पेसिफिकली अगर एंजाइम की बात करें तो उसको हम होलो एंजाइम भी कह सकते हैं। यूज क्या है कि होलो एंजाइम का क्या यूज है, ये एक एंजाइम है बस, और जो एंजाइम का यूज होता है वही इसका भी यूज है। बूस्ट अप द रिएक्शन, बूस्टिंग द रिएक्शन, कैटालिटिक एक्टिविटी करेगा, है ना। बस सिंपल सी बात है, जो भी एंजाइम है उसका सेम प्रॉपर्टी है, नाम अलग अलग होने से नहीं होता है। हाँ, उसका स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अलग है इसलिए उसका नाम अलग है, लेकिन क्या वो काम कुछ अलग करेगा क्या, प्रोटीन सिंथेसिस करने लगेगा इसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट है तो नहीं, ऐसा नहीं होता। सेम काम, जो उसका काम है कैटेलिटिक एक्शन, कैटेलिटिक एक्शन का काम करेगा। कुछ कट करने का है, कट करने का काम करेगा, जोड़ने का है, जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें, ट्रांसफरेंस एंजाइम्स आएंगे, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने वाला कुछ एंजाइम आएगा, यानी जो जो उसका प्रोसेस है वो प्रोसेस को वो अपना निभाएगा, काम करेगा उस प्रोसेस में। यानी वही कुछ कुछ प्रोसेस होते हैं उसके, जैसे काटने का, जोड़ने का, मतलब बूस्ट रिएक्शन को इम्प्रूव करने का, ठीक है। बहुत सारी चीज, जैसे मान लीजिए रिएक्शन वही इम्प्रूव करता है ना काटने वाला, जैसे प्रोटीन को तोड़ने का काम जाता है ट्रिप्सिन पेप्सिन को, है ना, तो तोड़ता है वो, यानी वो टूटने वाला है उसको क्या करेगा और अच्छे से उसको तोड़ देगा। यही सब चीजें हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ये कुछ चीजें आई बात समझ में। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कि हमारे जो कोफैक्टर होते हैं, असली में जो कोफैक्टर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक प्रोटीन पार्ट है, अपोएंजाइम, प्लस एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, जिसको हम कहेंगे कोफैक्टर। कहा जाता है कि ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, जिसको हम कहेंगे कोफैक्टर, असली में जो एंजाइम में जो वर्किंग पार्ट होता है ना, वर्किंग, ठीक है, वो यही होता है। क्या होता है? वर्किंग यही होता है। यानी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एक्टिविटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम और होलो एंजाइम डिपेंड्स ऑन कोफैक्टर, कि ये क्या काम करेगा, ये एंजाइम कौन सा काम करेगा, ये डिपेंड करता है कि इसमें कोफैक्टर कौन सा है। ठीक है, कोफैक्टर कौन सा है, ये इसी से डिपेंड होगा कि ये एंजाइम करेगा क्या। ठीक है, और हमारे पास टोटली 3 कोफैक्टर होते हैं। कैटालिटिक पावर नहीं, कैटालिटिक पावर की बात नहीं है। ठीक है, कैटालिटिक पावर की बात नहीं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास पढ़ाने की क्षमता है, ठीक है, हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास कौन सा क्लास का बुक है। मेरे पास अगर मेरे हाथ में 6 क्लास का बुक दे दो, और मेरा तो काम है पढ़ाना, यानी प्रोटीन का काम है, यहाँ पे एंजाइम है, अपोएंजाइम, इसका क्या काम है, इसका काम है एंजाइमेटिक एक्टिविटी करना। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इसके पास कोफैक्टर कौन सा है। यानी ये हैं टीचर तरुण तिवारी, और इनके हाथ में बुक है क्लास 6 का, और हम बैठे, अगर हमें डाल दीजिए क्लास 10 में, क्या हम पढ़ा पाएंगे? पढ़ा देंगे, वो अलग बात है, बिना बुक देखे। लेकिन ऐसा रूल हो कि बिना बुक देखे नहीं पढ़ाना है, जो हाथ में बुक है उसी को पढ़ाना है, क्या हम पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि मेरे पास हाथ में क्लास 10 का बुक है। तो मेरा यहाँ पे काम है पढ़ाना, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम किस क्लास को पढ़ाएंगे, कि कौन सा मेरे हाथ में बुक है। आई बात समझ में? तो क्या ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये असली इंपॉर्टेंट है, टीचर है हम भाई, हम पढ़ाने का काम है। लेकिन इस मेरे साथ ये जोड़ दिया गया है, ये क्लास 6 का चिपका दिया है लेबल, तो हम क्लास 6 में पढ़ाते हैं। आई बात समझ में? तो कोफैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, एंजाइम की एक्टिविटी कोफैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ यही इसके पास ही पावर है कि ये एंजाइम जैसा एक्ट करे। नहीं, ये बस दिशा दिखाता है, ये तुझे करना है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे समझने में? कोई किसी को दिक्कत है यहाँ पे समझने में? ओके, तो हमारे पास टोटली, ठीक है, हमारे पास कितने होते हैं? टोटली 3 तरह के कोफैक्टर होते हैं। ठीक है, 3 तरह के क्या होते हैं हमारे पास? कोफैक्टर होते हैं। पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा कोएंजाइम, और तीसरा मेटल आयन, मेटल आयन। ये क्या है? 3 हैं हमारे कोफैक्टर, यानी ये क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट। आ रही बात समझ? क्लियरली? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। सर को फैक्टर वाला अच्छे से समझ में नहीं है। मतलब कोफैक्टर ही नहीं समझ में आया पूरा? सर को फैक्टर आ गया, बट ये जो अभी लास्ट में जो बताया ना को फैक्टर के बारे में। अच्छा, ये समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, अब मान लीजिए
कि कोफैक्टर एक ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट है, जैसे कोफैक्टर को हमें पता है कि ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट है ना। तो कोफैक्टर क्योंकि नॉन प्रोटीन पार्ट है, इसका कुछ फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये अटैच है एंजाइम के साथ, तो इसका कुछ फंक्शन होना चाहिए। तो वो एंजाइम जो, मान लीजिए कि कोई हम एक एंजाइम ले लेते हैं, ठीक है, कौन सा एंजाइम ले, कोई एक एंजाइम हम ले लेते हैं जिसमें प्रोटीन भी हो और प्रोटीन पार्ट हो और साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो। तो चलिए हम ले लेते हैं एक हमारे क्या ले लें, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम ले लेते हैं, ठीक, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, या हम ले लेते हैं हमारे हेक्सोकाइनेस ले लेते हैं, चलो हेक्सोकाइनेस। तो हेक्सोकाइनेस में क्या होता है कि हमारे या हेक्सोकाइनेस या कोई भी एंजाइम ले लीजिए ना, नॉर्मली वो एंजाइम अगर ले लेते हैं जिसमें कि नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, तो वो एंजाइम का फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारे पास तीन क्लास, तीन डिफरेंट कैटेगरी के कोफैक्टर है, यानी अलग अलग फंक्शन के कोफैक्टर होंगे, कुछ अलग अलग नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होगा, तो हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया। यानी वो एंजाइम का जो फंक्शन है, ठीक है, एंजाइम का जो फंक्शन है ये डिपेंड करता है कि उस एंजाइम के साथ कौन सा कोफैक्टर अटैच है। सिंपल सी बात है। यानी ये जो यहाँ पे प्रोटीन है ये एंजाइम है, असली एंजाइम यही है हमारा। जो यहाँ पे प्रोटीन आया है ना, ये वाला प्रोटीन जो है, असली प्रोटीन वही है, लेकिन अब इसका एक्टिविटी डिपेंड करता है कि इसके साथ इसका साझेदार कौन है, जोड़ीदार कौन है। आई बात समझ में? तो अब ये नॉन प्रोटीन पार्ट के ऊपर ही सारा दारोमदार है कि इसका एक्टिविटी कैसा होना चाहिए। तो इसीलिए कहा मैंने कि वर्किंग या फिर एक्टिविटी ऑफ कॉन्जुगेटेड और होलो एंजाइम डिपेंड्स ऑन कोफैक्टर। हमारे पास तीन ग्रुप में हमने कोफैक्टर को डिवाइड किया, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन, ठीक है। अभी अब बताइए आप लोग, आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ में आया? वैसे किनका डाउट था ये, किनको प्रॉब्लम हो रही थी? सर मेरे को वैष्णवी। हाँ वैष्णवी, आप समझ में आया वैष्णवी? यस सर। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट prosthetic group, or we can say first cofactor, prosthetic group, ठीक है। क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप? तो प्रोस्थेटिक का मतलब समझते हैं क्या होता है? प्रोस्थेटिक का मतलब, प्रोस्थेटिक आपने सुना, जयपुर फूड प्रोस्थेटिक कहलाता है, खैर लेकिन वो प्रोस्थेटिक यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते। प्रोस्थेटिक ग्रुप ये एक तरह का, ये क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है या ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये अपो एंजाइम के साथ ऐसे जुड़ा रहता है जैसे मानो पानी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के पानी, सिमिलर। मतलब कि ये क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ बहुत ही टाइटली अटैच्ड रहता है, ठीक है, बहुत ही परमानेंटली बॉन्ड रहता है, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, इसको कोई अलग नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे हीम है, हीमोग्लोबिन, क्या है, HAEMO, हीमोग्लोबिन, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल रहेगा, सिंपल एग्जांपल रहेगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में अब बताइए, चलो आपको एक ना एक काम देते हैं, यहाँ पे एक असाइनमेंट दे देते हैं, अभी टेस्ट ले लेते हैं। बताओ इस हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पार्ट है और कौन सा नॉन प्रोटीन पार्ट? क्योंकि हमने कहा कि ये क्या है, प्रोस्थेटिक इसमें आएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप बिलोंग करता है, यानी ये क्या है, ये को कॉन्जुगेटेड है। तो बताइए इसमें कॉन्जुगेटेड है तो प्रोटीन पार्ट कौन सा है, नॉन प्रोटीन? चैट बॉक्स में फटाफट से आंसर डालिए, हम देख रहे हैं चैट बॉक्स, लाइन पे ही हैं हम।
ओके, एक आंसर अभी हमारे पास आया है, कुछ आंसर, 3 आंसर आए हैं, लेकिन जिसमें हम देख सकते हैं कि एक गलत है, 2 गलत है, एक सही है। और एक्सपेक्टिंग मोर आंसर्स, कम ऑन। हाँ, कुछ कुछ और आ रहे हैं। यस, ओके, देखिए हम बताते हैं कि आंसर सही है कौन सा गलत है, अभी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे जो ग्लोबिन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहलाता है, तो ये आया प्रोटीन में, तो ग्लोबिन है आपका, प्रोटीन है। हीम क्या है? हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, हीम आयरन है। हीम क्या है? हीम एक आयरन है, हीम मतलब आयरन, तो ये आएगा नॉन प्रोटीन पार्ट। अब इसमें से देख लो कौन कौन आंसर सही किया है, कौन कौन गलत किया है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये क्या है, एक प्रोटीन पार्ट है और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। तो ये आएगा आपका किसमें, ये आएगा आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो हीम किस में आएगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप में आएगा, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, पहला ग्रुप तो हो गया, दूसरा देखते हैं। कोएंजाइम, ठीक है, कोएंजाइम दूसरा है, इसको डिस्कवर किया था लिपमैन ने, ठीक है, लिपमैन डिस्कवर्ड कोएंजाइम। हम पॉइंट्स जो भी बता रहे हैं ना, तो वो सब क्या है, वो सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी जो भी बताया हम, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक सेकेंड, ओके। सो कोएंजाइम है, लिपमैन ने डिस्कवर किया कोएंजाइम को, ठीक है। कोएंजाइम भी क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कोएंजाइम भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक्चुअली कैटालाइसिस, बेसिकली कैटालिटिक एक्टिविटी ये भी प्रेफर करता है, ठीक है। और कोएंजाइम्स इसमें क्या करते हैं, इसमें कोएंजाइम कुछ ज्यादा कुछ काम नहीं करते, बट इसमें कोएंजाइम क्या करते हैं, बूस्टअप करते हैं रिएक्शन को, ठीक है। और ये कट क्लीवेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मान लीजिए, हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, कि ये जो कोएंजाइम होते हैं, ठीक है, हमने अभी इसके पहले अपो एंजाइम देखा, दो दो चीज है ना, अलग अलग है, दो चीज है, एक है अपो एंजाइम और को एंजाइम, दोनों में बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में। तो ये हमेशा याद रखिएगा। हाँ, को एंजाइम इज ऑल्सो ऑर्गेनिक, ठीक है, आप हम याद रखिएगा, ठीक है, कि ये जो को एंजाइम है,
ठीक है, कोएंजाइम और अपोएंजाइम ये दोनों अलग अलग है। ये अपोएंजाइम आएगा प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में, अपो, ठीक है, एंजाइम, और को यानी मिलकर काम करने वाला। तो ये को फैक्टर हो सकता है, ऐसे ही हमें सोचना है, कोएंजाइम को फैक्टर। और को फैक्टर क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो प्लीज कंफ्यूज मत करिएगा अपो और कोएंजाइम के बीच में, ठीक है? अपो और कोएंजाइम के बीच में नो कंफ्यूजन, क्योंकि हम भी जब आप लोगों के पोजीशन पे थे तो बहुत कंफ्यूजन हमें भी हुआ था, बहुत बार मिस्टेक किए थे इस अपो एंजाइम और कोएंजाइम के बीच में, ठीक है? तो प्लीज आप लोग मिस्टेक मत करना। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल देते हैं अपो एंजाइम का। NAD, ठीक है, NAD, या फिर NADP, NADP, राइट? ये कुछ एग्जाम्पल्स है। क्या करता है कि नॉर्मली कोएंजाइम्स okay, not only assist enzymes in cleavage of substrate क्या है? I will let you know. Substrate, but also serve as temporary acceptor of one of the product of the reaction. Full form of NADP. Okay, let me tell you the full form. सर एंजाइम इनके बाद क्या लिखे हैं? एंजाइम इन क्लीवेज, CLEAVAG, क्लीवेज यानी काटना, कट करना, क्लीवेज, क्लीव करना यानी काटना, क्लीवेज यानी कट, ठीक है? NAD का फुल फॉर्म क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन इज गुड। ओके, ये इसका है निकोटिनामाइड अडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है? निकोटिनामाइड अडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये क्या है? NAD का फुल फॉर्म है। और इसके साथ फॉस्फेट अगर जोड़ दें तो बन गया आपका NADP। आई बात समझ में? ठीक है, नाउ ये दोनों एंजाइम है, आई बात समझ में? तो ये दोनों एंजाइम, अच्छा यहां पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारे को एंजाइम है, ये क्या करता है? जैसे मान लीजिए NADP, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर, हमारे जो फॉस्फेट है यहाँ पे, ठीक है, फॉस्फेट है यहाँ पे आया है। अब देखिए फॉस्फेट कैसे आया? तो फॉस्फेट जो वहां पे एक रिएक्शन है, ठीक है, मान लीजिए A+B गिव राइज टू C+PI प्लस समथिंग एल्स D। तो ये जो PI है, ठीक है, क्या कर लेगा? यहाँ से जोड़कर NAD, जैसे मान लीजिए कि ADP, ठीक है, ADP जब अंदर जाता है, ठीक है, तो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जब रिएक्शन होगा तो एक फॉस्फेट इसके यहाँ जुड़ जाएगा
और वो एटीपी बन जाएगा। एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और ये हो गया एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आई बात समझ में? तो ये फॉस्फेट ऐड हो गया, तो यानी ये प्रोडक्ट, ये रिएक्शन के वक्त फॉर्म होने वाला ये प्रोडक्ट है, ये क्या हो गया, इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, इसके साथ जुड़ गया। अब ये यहां पे इसका अब कोएंजाइम का ये काम होता है, इसके साथ जोड़कर ये निकल गया। ठीक है, सो कोएंजाइम्स नॉट ओनली, ये कोएंजाइम है, ये कोएंजाइम है, ये क्या है, कोएंजाइम नॉट ओनली असिस्ट एंजाइम्स इन क्लीवेज ऑफ सबस्ट्रेट बट आल्सो सर्व एज टेम्पररी एक्सेप्टर ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। आई बात समझ में? अब ये एटीपी हमेशा नहीं रहेगा, एनएडीपी हमेशा नहीं रहेगा, ये क्या कर देगा, ये एनएडी में कन्वर्ट हो सकता है। समझ में नहीं आया? देखिए आपको हम बताते हैं एक चीज, बहुत सिंपल सी बात है।